नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मुझे आपका इंतजार होता है और आप लोगों का मेरा इंतजार होता है। तो ये बहुचर्चित लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से आज देश और दुनिया में विचार का एक ऐसा बयार जा रही है निरंतर समाज में कि जिसकी धारा आगे आकर एक खास मोड़ और निर्णय की तरफ आएगी। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरे समक्ष हमारे खटाना बुलेटिन लाइव सेशन के आज खास मेहमान बिजनौर से महाराज सिंह जी मेरे समक्ष हैं। मैं तमाम टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपसे हम सभी जानना चाहते हैं, आज खास शख्सियत में आज आप शुमार हैं, समाज में आपका दूर तक नाम है। आप बिजनौर आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका गांव, आपकी जन्मभूमि और आपके माता पिता, आप अपना परिचय स्वयं आप दें, मैं आपसे आग्रह करता हूं। महाराज सिंह जी। भाटी जी को सादर प्रणाम, सभी को करबद्ध प्रणाम। मैं महाराज सिंह गुर्जर एडवोकेट अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भारत जैसे देश में जन्म मिला और जहां गंगा बहती हो, श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजती हो, संत महापुरुषों के चरणों से रज से निकलती हों, वहां पर उलेढ़ा गांव, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश में मेरा जी जन्म 10 अप्रैल 1952 को हुआ। पूज्य पिताजी का नाम श्री शिवनारायण और पूज्य माताजी का नाम स्वरूपी। जी पिताजी बचपन से ही सात्विक विचारों के, और पिताजी 3 भाई हैं हमारे। जी पिताजी का नाम शिवनारायण, उनसे छोटों का नाम जगत नारायण और तीसरों का नाम विभीषण। हमारा गोत्र जिंदल गोत्र है। जी जी जिंदड़ जिंदड़। जी, जिंदड़ भी कहते हैं, जिंदल भी कहते हैं, कहीं कहीं जैनर भी कहते हैं। जी 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 3 जी भाई महाराज हैं सिंह। हम। मुझसे जी छोटे 2 भाई दोनों डॉक्टर हैं। एक मंडी धनौरा में है, एक कांठ जनपद बिजनौर में, मुरादाबाद में। जी मेरी पत्नी का नाम श्रीमती राजेश्वरी है। 2 बेटे हैं, जी दोनों के विवाह हो चुके हैं। और जो छोटे भाई हैं उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, और वो पोलैंड में शिफ्ट हैं। और उनसे छोटा बेटा विकास नगर में रहता है, डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। जी जो दूसरे भाई हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी बेटी कनाडा में शिफ्ट है और बेटा न्यूजीलैंड में जॉब करता है। मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटे ने लॉ किया हुआ है, जो बिल्डिंगों का बनाने का कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। और जी दूसरे बेटे जॉब करते हैं गाजियाबाद में। जी एमबीए किया हुआ है उन्होंने। जी जी। तो अभी पिताजी जो है। मिडिल जी 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 बोलिए बोलिए। पिताजी मिडिल पास थे पुराने जमाने के। और 4 बहनें हैं। 4 जी बहनों में, क्योंकि पुराने जमाने की बातें हैं, गांव में प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, तो 2 ने कक्षा 8 पास वहां से किया और 2 ने हाई स्कूल किया हुआ है। जी जी जी। आपने अपनी धर्मपत्नी जी का गोत्र भूल गए बताना, तो वो भी शेयर करें, श्राद्धना, बताएं। श्राद्धना। सराधना। जी आप जिंदड़ हैं और धर्मपत्नी जी आपकी सराधना है। जी। तो आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पर हुई है? कक्षा 5 मैंने गांव में प्राइमरी स्कूल है वहीं से ली थी, और मैंने जो सेंटर था वो टॉप किया था पढ़ने में कक्षा 5 में। फिर जी जूनियर हाई स्कूल भी यहीं गांव में है, यहीं से मैंने कक्षा 8 की शिक्षा प्राप्त की। उस जी समय मैंने पूरा सेंटर टॉप किया था 67 में। जी जी उसके बाद जनपद मुरादाबाद में कांठ एक जगह है, तहसील है आजकल वो, जी तो जी वहां से मैंने बीए किया आगरा यूनिवर्सिटी से।
जी एमए किया रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से मुरादाबाद से, और जी हिंदी साहित्य रत्न किया इलाहाबाद से, और फिर लॉ मैंने किया रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जी। मुरादाबाद से। वहीं तो से मैंने आप, एन जी जी, जी जी मैंने एनसीसी का भी सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और जी मैं कक्षा 12 में जब पढ़ता था तो कॉलेज का सर्वोत्तम वक्ता भी चुना गया था। एनसीसी का भी अंडर ऑफिसर रहा। और जब डिग्री कॉलेज में मैं आया तो उस समय मैं सर्वोत्तम वक्ता चुना गया और चैंपियन, स्पोर्ट्स का चैंपियन भी रहा। ये शिक्षा रही। आप निरंतर जो है ऊंचाइयां छूते रहे, और जी 5th क्लास, 8th क्लास, स्पोर्ट्स, एनसीसी, कॉलेज, जी यूनिवर्सिटी, और लगातार आप इस बीच में कोई ऐसा कुछ है कि जीवन में जैसे उतार चढ़ाव या संघर्ष होता है, संघर्ष में कई चीजें आती हैं, वो पैसा भी बिल- जीवन का एक अभिन्न अंग है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। इस थोड़ा सा उसे आप बताएं। मैं 83 टू 86 तक मैंने बिजनौर में सेशन कोर्ट में वकालत शुरू की थी। जी लेकिन उस समय क्योंकि शुरू शुरू में आय तो कुछ होती नहीं, जी और पिताजी साधारण कृषक थे, तो पैसे की थोड़ी सी मेरे सामने समस्या आई। जी तो एक बार बहुत स्थिति दयनीय रही, लेकिन मैंने कभी विश्वास कायम रखा ईश्वर के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर। जी तो मेरा मन वकालत में लगा नहीं। क्योंकि जी कई बार ऐसा हुआ कि जब कोई, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। एक बार एक मोटर चोरी हो गया व्यक्ति का। वो जी मेरे पास है कि साहब एफआईआर हमारी लिखवा दो आप। मैंने लिखवा दी। उन्होंने कहा क्या पैसे दे दें। मैंने कहा हाँ एक तो आपकी मोटर उतर गई है और आपसे पैसे ले लें हम, ये कैसे हो सकता है, आप तो वैसे ही परेशान हैं। जी अनेकों बिल्कुल। केसों में मैं पैसे नहीं लेता था। जब जी शाम को हम वकील इकट्ठे होकर बैठते थे, सब लोग कहते थे भाई तुम तो सबकी वकालत ठप कर दोगे, तुम पैसे क्यों नहीं लेते। तो जी मैं कहता था यार ये दुखी लोग हैं, इनसे क्या पैसे लें। तो मेरा मन कभी लगा नहीं वकालत में। जी लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मुझे 86 में वकीलों ने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी बरेली से 9 जिलों का चुनाव था एमएलसी का, वो मैंने मुझे लड़वाया लोगों ने। जी और 87 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था एलआईसी ऑफ इंडिया में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्ट। जी फिर जी 25 वर्ष मैंने सर्विस की। और जी ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से, जी मेहनत करने के स्वभाव के कारण जी सबसे बड़ी हमारी टीम थी। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जी 25 टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उसमें जी 25 वर्षों तक नाम रहा और पैसे की कोई कमी नहीं रही। बड़ा सम्मान भी मिला, बड़ा मान भी मिला। लोगों की निस्वार्थ सेवा का मैंने व्रत लिया था कि जो भी मेरे, हमारी कोठी कांठ में थी कि जो भी कोठी में आएगा, जी जैसे ही कोई एंट्री करेगा तो जी नौकरों से कह रखा था कि सबको पानी, उसके बाद चाय, और जो काम हो जरूर हम करेंगे बिना जी। किसी स्वार्थ के। वो सेवा लगातार 2500 वर्षों तक की। वो हो गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर ये पीड़ा नहीं चरितार्थ सम कर दिया। अधमाई। ये आपने चरितार्थ कर दिया। वर्क इज जी बेस्ट वर्शिप, सर्विस ऑफ मैन इज द वर्शिप ऑफ गॉड। तो ये आप पर जी जो जी है पूरी तरह से सटीक बैठता है। जी भारत सिंह जी, वकील साहब जी, आप मतलब कानून की तालीम के साथ साथ फिर आप एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ गए और वहां एक नया मुकाम हासिल किया। इस सब के पीछे प्रेरणा तो जरूर रही होगी, कहीं ना कहीं से तो एक आशा की किरण निकलती है। जी। जिस समय मैं बीए में पढ़ता था जी तो मैं, दरअसल मैंने एनसीसी का जब सी सर्टिफिकेट पास किया तो मैं चाहता था आर्मी में जाना। क्योंकि जी उस समय जो सी सर्टिफिकेट पास करता था उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होता था और सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्शन हो जाता था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मुझे माता पिता की तरफ से परमिशन नहीं मिली, तो मैंने तय किया कि भाई मुझे अब वकालत करनी है, वकील जी बनना है। और जो मेरे भाई हैं, एक भाई को डॉक्टर बनाना है, एक को इंजीनियर बनाना है। जी तो एक तो डॉक्टर बन गए, लेकिन तीसरों से जब हमने कहा तुम डॉक्टर बन जाओ, उन्होंने कहा क्या करना होगा, इंजीनियर बन जाओ। हमने कहा भाई बाहर नौकरी के लिए जाना होगा।
उन्होंने कहा जी नहीं मैं घर पे रहना चाहता हूं, तो फिर उनको भी मेडिकल में एडमिशन दिलवा के उनको भी वो करवाया। तो फिर ये होगा वही जो राम रच राखा, को कोई तर्क बढ़ावै शाखा। व्यक्ति जीवन में मतलब प्लान तो बहुत आपने बनाता है, लेकिन आपने भाई कह रहा घर में रहो, आपने उसकी धारा को ही मोड़ दिया और उसको डॉक्टर बना दिया। जी ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक आदमी जिद करा नहीं मैं तो घर में रहूंगा, आपने कहा बोला नहीं घर में नहीं रहोगे, आप बाहर जाओगे। जी ये बड़ी बड़ी बात है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप जी। अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? सामाजिक स्थिति ये है, जब मैं रिटायर हुआ तो सूर्य प्रताप शाही जी ने मुझे बीजेपी ज्वाइन करवा दी थी। जी तो मैंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने मुझे 3 दायित्व दे दिए मुरादाबाद जिले के। जी। एक वो जो मैं गुजरात सामाजिक में। सामाजिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सर आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अ, समझ गया मैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? सामाजिक स्थिति ये है, मैं अपने आप को पूरा संतुष्ट मानता हूँ। और जी क्योंकि मैंने व्रत लिया हुआ है कि मैं जी जब 2012 में सेवानिवृत्त हुआ, जी पेंशन मुझे मिलती है, मैंने जी। कहा अब मैं अपने जीवन में कोई पैसा कमाने का व्यवसाय नहीं करूंगा। जो भी मेरे नाम लैंड बाग बगीचे सब है, मैंने दोनों बेटों को वो रजिस्ट्री कर दिए, रजिस्टर्ड। मेरे पास अच्छा। कोई संपत्ति नहीं है। मैंने व्रत लिया कि मैं जी अब अपने समाज के लिए कार्य करूंगा। हमारा एक संगठन बनाया, उत्तर जी। प्रदेश गुर्जर विकास समिति, जिसको रजिस्टर्ड करवाया। 18 जिलों में हमारे संगठन ने काम किया समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए। और काम का भी विवरण आप देते रहें कि उस जी संगठन के माध्यम से काम का जो विवरण विवरण है। जी, उसमें 3 विषयों पर हमने काम किया समाज के लिए। पहली सबसे पहले रखा विषय शिक्षा, दूसरा रखा फिर संगठन, और तीसरा विकास। जी तो शिक्षा में हमने एक कमी अपने समाज में पाई कि आज की जो सामाजिक शिक्षा है वो संस्कार विहीन है। जी आज का युवा अपने माता पिता बड़ों के सम्मान के प्रति उतना जी सचेत नहीं है। जी बल्कि जो संसार की 3 बड़ी समस्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या आज जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा, वो इतने परेशान है। ये समस्या पूरे विश्व की है। आप जो संस्कारों का आपने एक नई चीज आई कि आज के मापदंड में जो नई जनरेशन है वो माता पिता और बाकी भी जो परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें वो जी, इग्नोर करके चल रहे हैं। संस्कार का इग्नोर करके। तात्पर्य संस्कार का तात्पर्य आपका क्या है? किस चीज से है संस्कार का? संस्कार से तात्पर्य हमारा ये है कि सबसे पहले माता पिता से बड़ा कोई सेवा और कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। ईश्वर ही माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें। जी बल्कि श्रीमद् भागवत में ये भी लिखा है कि अगर कोई पुत्र अपने माता पिता को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लेता है, तो जिस मार्ग से वह पुत्र चलता है, उसके कदमों से जो धूल उड़ती है, देवलोक से देवता उसमें स्नान करने के लिए आते हैं। जी। मैं तो अनेकों जगह ये कहा है, अगर किसी ने माता पिता को प्रसन्न कर लिया और माता पिता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आप हासिल ना कर सकते हो जीवन में। ये तो माता पिता के प्रति जो क्योंकि हम जो भारतीय समाज है, जी यहाँ गुर्जर समाज के साथ साथ जो भारतीय समाज है वो एक परंपरागत समाज है। जी और जहाँ सनातन का एक जिक्र आता है तो वहां सनातन शब्द की एक अर्थ भी निकलता है परंपरागत, यानी कि ट्रेडिशनल। जी जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उनको हम अपना कर चलें, अच्छी बातों को अपना कर चलें, और जो बुरी बातें हैं या बुरे कार्य हैं उन्हें छोड़ दें, यानी कि बुरे जो संस्कार आ गए हैं उनको त्याग दें। तो ये अभी आज आपने क्या बड़ी बात। है, जी आज क्या है जी कि आज जब कोई भी विषय को लेकर एजिटेशन शुरू कर देते हैं, तो जी। युवा वर्ग देश की संपत्ति को जलाने लगता है। ये बिल्कुल। नहीं सोचता ये संपत्ति हमारी है, हमें जी राष्ट्र को मजबूत करना है। तो हम इस बात के लिए भी कहते हैं कि जो भारत का संविधान है, कानून है, जी उसका युवाओं को पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और देश की
अगर देश का हमें विकास कराना है, तो हमें देश की हर बात को ख्याल रखना चाहिए और देश की संपत्ति और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सर, श्री महाराज सिंह जी, जो युवा पीढ़ी को लेकर आपकी चिंता वाजिब है, जो बिगाड़ है, और आप जो कह रहे हो कि जरा जरा बात पर उत्तेजित होकर, आंदोलित होकर, संविधान में बहुत सलीके से, ये बात आपने बहुत ही काबिल तारीफ कही है कि संविधान के अनुरूप, संविधान की भावनाओं के अनुरूप, कायदे कानून के अनुरूप जो आंदोलन की भी उसमें बहुत शानदार जो है सलीका बताया गया है। अपनी बात कहने का है, लेकिन आज जो नौजवान सड़कों पर है और ना तो माँ बाप की मान रहा है, ना बड़ों की मान रहा है, और कानून को भी धता बता रहा है, यानी कि ये जी। कहा जाए कि जो कायदे हैं उनको भी जो है इग्नोर कर रहा है। तो युवा जो है इसे इसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि ये देखो, जी आज जो हमारी शिक्षा है, जी उसमें कोई भी चैप्टर इस तरह जी का नहीं है कि जो संस्कारों से संबंधित हो, बल्कि जितनी भी शिक्षा है वो ज्यादातर व्यवसाय जिससे मिले, पैसा हम कमा सकें, हमने अपने परिवार को पाल सकें, जी शिक्षा इतने तक ही सीमित होकर रह जाती है। जी बल्कि कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें देश और राष्ट्र की भावनाओं के प्रति हम युवाओं को जागृत करें। तो शिक्षा की भी आवश्यकता है, सुधार की राष्ट्र शिक्षा में। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर समाज के लिए जरूरी है, हर नागरिक के लिए जरूरी है। जी। सक्षम राष्ट्र, विकसित या सक्षम राष्ट्र या मजबूत राष्ट्र तभी संभव है कि सभी लोग पढ़ें। तो राष्ट्र का जो परिप्रेक्ष्य है, राष्ट्र की आप किस नजरिए से देख रहे हैं? राष्ट्र के मायने क्या हैं? राष्ट्र के मायने जो हमारा ये अखंड भारत है, जी वो हमारा एक देश है। जी और दुनिया का भारत की चिड़िया, सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था। जी बीच बीच में बड़े ऐसे बदलाव आए, लोगों ने आक्रमण किया, लूट लिया देश को। तो जी आज पूरा विश्व जो है, ग्लोबलाइजेशन तो है ही है, लेकिन जी हम ये चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से, सीमाओं की जी सुरक्षा की दृष्टि से, जी आंतरिक रूप से ये सशक्त जी हो, और जी यहाँ सबका साथ, सभी सुखी रहें, और यहाँ देश संपन्न हो। हमारे देश में जो दूसरे देशों के ऊपर हम आधारित हैं, कम से कम आधारित हों, अपने यही सारी वस्तुओं का निर्माण हम करें। सर, जो बात निकल के आ रही है, राष्ट्र निसंदेह निश्चित भूभाग है, उसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। जी। हर भाषा, हर भाषा राष्ट्र का हिस्सा है। हर संप्रदाय, अब क्योंकि इस देश में जातियां हैं, विभिन्नता है, तो एक रूपता ही राष्ट्र की पहचान है, वही राष्ट्र है। जी। यदि हम भिन्न भाषाओं का भेद होगा और दूसरी चीजों का जो भेद है, उसे आप किस नजरिए से, क्योंकि ये मैंने अभी पीछे कहा कि परंपरागत चीजों से मतलब बना हुई मानसिकता का देश है, तो ऊंच नीच को आप क्या मानते हैं? जो ये भेदभाव है, इसे क्या, किस परिप्रेक्ष्य में आप लेंगे? कोई ऊंच राष्ट्र नीच क्या? तो जी 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 ऊंच नीच तो कुछ है नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सबको जीव बनाया है, सबके अंदर वास करते हैं ईश्वर। और जी जो ऊंच और नीच, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। जो जी व्यक्ति कर्म बड़े करता है वो बड़ा होता है। लेकिन जी आज उल्टी स्थिति यह है कि जो व्यक्ति धन से संपन्न है उसे बड़ा कहा जाता है, जो हम्म, चरित्रवान है या जो भक्त है उसको उतना बड़ा नहीं माना जाता। जबकि जी व्यक्ति के जो कर्म हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसमें जो मानवता है, तो जी वो होनी चाहिए, वो व्यक्ति बड़ा है। और ऊंचा कोई नहीं है, हर प्राणी को एक भाव से, समभाव से देखना चाहिए। जो जी असहाय है वो जी किसी भी, कोई जाति नहीं है, भले मानव के अलावा भी जो जीव है दूसरा, उसको जी भी, उसमें भी ईश्वर वास करता है। हमें उसके जी प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए। हर जीव का हक है रहने का,
और मानव तो एक बहुमूल्य चीज है, भगवान की बनाई हुई। मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज डेस्टिनी है ही है, लेकिन ईश्वर की जो महानतम कृति है वो मानव है। तो मानव मानव है, और कर्म जी के अनुसार मैं मानता हूं, अगर कोई जैसे जाति व्यवस्था हमारे देश में है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वो कभी समाप्त भी नहीं हम लोग हुई। लेकिन अगर कोई विद्वान वैसे है। वैसे वैसे सिंह साहब, जाति व्यवस्था की जड़ कह रही हैं, तो क्या जाति जरूरी है? जब ईश्वर, आप कह रहे हैं कि ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है, मानव बनाया है, तो उसको एक सबल राष्ट्र के लिए या एक प्रबुद्ध राष्ट्र के लिए, एक सक्षम राष्ट्र के लिए क्या जाति का अस्तित्व जरूरी है? अस्तित्व जरूरी नहीं है, जी लेकिन क्या है, क्योंकि ये प्राचीनतम, हमारे देश की जाति प्रथा बहुत प्राचीनतम है, जी इसकी जड़ें बहुत गहराई तक हैं। लेकिन है जी क्या, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जी हमारा संगठन गुर्जरों का संगठन हमने बनाया है, जी लेकिन हमने आज तक किसी भी जाति का किसी भी सभा में, किसी भी मीटिंग में बिल्कुल विरोध नहीं किया। ये अच्छी हमने बात है। हमने तो हमने तो ये कहा कि भाई, क्योंकि इस हमारे गुर्जर समाज ने इस देश को आजाद कराने में, बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने में बहुत, सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। लेकिन उतना हमें आजादी के बाद उतना हक नहीं मिला, उतनी हमारी बात नहीं मानी गई, नहीं पूछा गया हमें। तो ये हमने ये मलाल तय। है। जी। ये जो आप ये सवाल है, और जितने भी संगठन बने हैं, जातिगत संगठन बने हैं देश में, वो सभी यही बात कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव हुआ है, या ये सब सारी चीजें हैं। तो वो जो जी। हुआ है, लेकिन आज हमें जिस तरह से आप जैसे बौद्धिक वर्ग के जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, और ये बात कह रहे हैं कि जाति जरूरी नहीं है, तो हमें एक साथ नहीं तो धीरे धीरे उस कंसेप्ट से बाहर आना चाहिए। और आपने एक बात, बहुत शानदार बात कही है कि हमने बेशक गुजरों का संगठन बनाया, लेकिन कभी अपने मन से किसी जाति के बारे में कुछ इस तरह का कोई शब्द भी नहीं बोला, तो ये बड़ी बात है। तो मैं आपको, क्योंकि समय अब लगभग हमारा कंक्लूजन के लिए हमें कह रहा है, क्योंकि लिमिट टाइम है। जी। आप समाज, हर बार हमारा यही प्रयास होता है, खटाना बुलेटिन में एक बौद्धिक चर्चा के लिए जाना जा रहा है, एक विचार के लिए जाना जा रहा है। आप एक गुर्जर समाज के बहुत एक मतलब पथ प्रदर्शक हैं, क्योंकि आपका जीवन इस बात की गवाही दे रहा है, निरंतर आपने प्रयास किए हैं। ये जो नौजवान आज संस्कारहीन हो गया, ये आप कह रहे हैं, सभी सभी फील कर रहे हैं, और वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है, न कानून के दायरे की बात करता है। और जबकि सभी लोगों ने शिक्षा के माध्यम से और सभ्यता के माध्यम से, मर्यादाओं के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया है। तो मैं आपसे आग्रह है मेरा कि गुर्जर समाज और सक्षम और सबल राष्ट्र के लिए आज नौजवानों को, जो यंगस्टर है, चाहे वो बेटा है या बेटियां हैं, उन्हें उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं संदेश देना चाहता हूं कि युवाओं को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हमारा जी कर्तव्य माता पिता के, बड़ों के प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य समाज के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है। और नशा मुक्त रहना चाहिए। जो नशा है, और देश में बहुत बड़े पैमाने पर, पंजाब पश्चिमी साइड में बड़े नशे से 35 साल तक के युवा बहुत ज्यादा मर चुके। तो हमें हम्म नशा मुक्त होकर और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर कर उस पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही है, और जरूर इस बात का असर होगा और दूर तक होगा। और आज जो बेटे बेटियां हैं, उनको समाज और देश की चिंतन और जरूर रखेंगे, और आपकी बात अमल होगी, और ये समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। ये इस देश में भाईचारा और एकरूपता सदैव कायम रहेगी। तो मैं इन तमाम
उम्मीदों के साथ और शिक्षा का, विचार का निरंतर ये प्रयास आगे बढ़ता रहेगा। आपका बिजनौर से श्री महाराज सिंह जी, जो खास शख्सियत आज के मेहमान हमारे हैं खटाना बुलेटिन के, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत सुंदर विचारों से हमारे दर्शकों को ये अपनी बात कही है। और मैं पुनः अपने सभी दर्शकों को और इस लाइव सेशन से जुड़े हुए सभी से का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सभी से गुजारिश भी करता हूं, इस लाइव सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लाइक कमेंट जरूर करें और आप इस विचार को शेयर करें, आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।